नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख से सहायक अध्यापक चित्रकला विषय से संबंधित एक मॉडल पेपर लेके हुए उपस्थित हुआ हूं, जो मेरे द्वारा स्वयं निर्मित किया है। इससे कई दफ़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जो आज का जो विषय रहेगा हमारा, आलेखन, रेखा, आकृति एवं लय से संबंधित ये मॉडल पेपर है। आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए। सभी लोग इस प्रश्न पत्र को अपनी कॉपी में बना लें और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य दें कि आपको किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और साथ ही प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? दोस्तों, ये पूछा है कि चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं, ये आपको बताना है। अब जो चंबा की जो रेखाएं बनाई गई हैं वो लाल और काले रंग से ये रेखाएं बनाई गई हैं। और इस शैली की यदि हम बात करें, इस शैली के चित्र में कोमलता और बारीक रेखाएं का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। क्योंकि चंबा इसलिए अपने लिए प्रसिद्ध थे, ये क्षेत्र चंबा इसलिए प्रसिद्ध रहा क्योंकि यहाँ पर जो चित्रकारी की गई है वो बहुत ज़्यादा कोमल बारीक रेखाओं से इसका रेखांकन इस स्थान पर किया गया है। और यदि हम बात करें इस शैली की रेखाओं की, तो जहांगीरकालीन मुगल शैली की ये विशेषताएँ इस शैली के अंतर्गत छाप दिखती है इन रेखाओं के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, गवास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अब गवास रंगों की प्रकृति कैसी होती है, ये वो पूछ रहा है। दोस्तों, यदि मैं बात करूं, गवास रंगों की जो प्रकृति होती है वो अपारदर्शी प्रकृति के ये होते हैं। और यदि इस शब्द का अर्थ की यदि हम बात करें, गवास का जो अर्थ होता है ये गाढ़ा लेप होता है। देखिए, गवास जैसे गाढ़ा का उच्चारण हो रहा है ना, उसमें गाढ़ा शब्द का उच्चारण होगा तो ये गाढ़ापन और लेप होता है, गाढ़ा लेप होता है। जिस प्रकार से हम आटे की लुगदी बनाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी ये गाढ़ा लेप होता है। और चित्रों में प्राय इसका क्या होता है, पोस्टर या तैल तथा या टेम्पर माध्यमों में इसका अपारदर्शी रंगों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। और तैल चित्रण में या पोस्टर कलर कहें या पोस्टर में कहें या टेम्परर चित्रण में कहें, ये अधिकतर अपारदर्शी इसके अंतर्गत रेखांकन या रंगांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे मेरे साथ नोट करते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में इससे पहले उत्तर दे दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या है। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? यह आपको बताना है कि जो प्रकाश में जो रंग उपस्थित होते हैं हम उन्हें किसके माध्यम से देख सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन रखता हूं, यदि आप इसे कमेंट सेक्शन में जल्दी दें तो वो बेहतर है। या दर्पण के माध्यम से देख सकते हैं, या प्रिज्म के माध्यम से देख सकते हैं, या दूरबीन के माध्यम से देख सकते हैं, या एक्सरे किरणों के जो एक्सरे होता है उसके माध्यम से देख सकते हैं। यदि हम बात करें तो हम प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के रंगों को देख सकते हैं। प्रिज्म एक ऐसा यंत्र है जिसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब पड़ती हैं तो ये किरणें वर्ण विक्षेप का जो गुण का सिद्धांत होता है उससे प्रतिबाधित होते, जिसे 7 रंगों में विभाजित होती है, जिसे हम के अंतर्गत हम देखते हैं अलग अलग बैनी, हाला, पीला, नीला। इस रंगों में क्या होता है, ये डिवाइडेड हो जाती है। ठीक है, अब चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ऑफसेट कलर प्रिंट के 4 कलर होते हैं। अब जो ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के जो 4 कलर क्या होते हैं वो पूछ रहा है। यदि हम बात करें जो ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के जो 4 कलर होते हैं, शाइन कलर होता है, मैजिल्टा होता है, मैजिंटा जिसे कहते हैं, येलो, ब्लैक। ये कलर क्या होते हैं, कलर के समय जब ये रेड होता है या ग्रीन होता है या ब्लू होता है, जिसे हम RGB के नाम से भी जानते हैं, को क्या होता है, CYMK
में बदल देता है, ठीक है। जिसमें हम ये कह सकते हैं सी के सियान होता है, एम फॉर जैसे हम यदि हम एम के बाद मैजेंटा होता है, येलो होता है, ब्लैक होता है, इन चीज़ों में ये क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यदि हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर यदि बात करें दोस्तों, तो जिसके अंतर्गत लाल, हरा, नीला प्रकाश के क्या होते हैं, प्राथमिक ये रंग होते हैं। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना, लोगों को पता नहीं होता है कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं जिन्हें क्या होता है कंप्यूटर अपनी स्क्रीन पे दिखाता है। हमेशा कभी भी कोई जिसमें आप कंप्यूटर चलाओगे, डेस्कटॉप या लैपटॉप देखोगे या मोबाइल चलाते हो, तो मोबाइल में जब आप अपने हैंड को प्रेस करते हो, जोर से मोबाइल की स्क्रीन को दबाते हो, तो उसमें जो कलर उभर के आते हैं उनको देखिएगा, कभी गौर कीजिएगा। उसमें आपको लाल, हरा, नीला, ये 3 रंग प्राथमिक तौर से दिखाई देते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर की स्क्रीन पर यदि हम कहें जो अच्छा चित्र पाने के लिए आप क्या करते हो, कभी जो रेड, ग्रीन, ब्लू का क्या करते हो, प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इससे जो परिवर्तित होते हैं, जिसे हम परिवर्तन करके एक बेहतर विकल्प के तौर पर हम इस ऑफसेट कलर को हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 5वें प्रश्न का है, किस किस रंगों को मिलाने से ग्रे रंग बनता है। ये तो आप सभी को आता होगा, यदि नहीं आता है तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा, ये ग्रे रंग कैसे प्राप्त होता है। यदि हम बात करें ग्रे रंग, तो काला और सफ़ेद रंग को मिलाने से क्या प्राप्त होता है, हमें ग्रे रंग प्राप्त होता है, ठीक है। सिंपल सा है क्वेश्चन, भूलिएगा नहीं। अब अगला प्रश्न है 6ठे नंबर का जो प्रश्न है, आप किन 2 रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे। अब ये देखिए, इसमें एक शब्द का उच्चारण हो रहा है, लगभग का शब्द हो रहा है ना। आप किन 2 रंगों को मिलाकर लगभग कौन सा रंग बनाओगे, काला। अब ये आपको बताना है। यदि हम चित्रकला की दृष्टिकोण से देखें, नीला, पीला, लाल, ये क्या होते हैं, नीला, पीला, लाल ये प्राथमिक रंग होते हैं, और बैगनी, हरा और नीला, बैगनी, हरा और नारंगी ये क्या होता है, द्वितीय रंग होते हैं। यदि हम प्राथमिक और द्वितीय रंगों के जो संयोजन होता है, संयोजन से जो अन्य रंग जो प्राप्त होते हैं हमें, जैसे हम कहते हैं, जिसमें काला रंग को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और भूरे रंग के साथ नीला रंग मिलाएं तो हमें क्या, काला को प्राप्त करने के लिए हमें नीला और पीला और पीले और लाल का को रंगों को मिलाया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, हमें भूरा रंग प्राप्त हो जाता है। और कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है लाल और नारंगी, लाल और नीला या फिर नीला और पीला रंग मिलाना पड़ता है, फिर हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाता है, आपको भूरा या नीला रंग इसमें प्राप्त हो जाता है। अब अगला प्रश्न इसी से रिलेटिव है। देखो देखिए, आप किन 2 रंगों को मिलाकर काला रंग बनाएंगे। अब आपको ये बताना है कि 2 रंगों को मिलाने से कौन सा काला रंग प्राप्त होगा आपको। देखिए, लाल और नीला रंग जब मिलाओगे, ऑब्वियसली आप कभी लाल और नीले रंग को मिलाओगे तो काला रंग हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। 8वें प्रश्न की तरफ बनते हैं, कौन से रंग अधिक बाहर होता है, कौन से रंगों में अधिक बाहर होता है। अगर आप देखोगे तो यदि हम रेखाओं के आधार पर देखें या रूप के आधार पर देखें, तो ये वर्ण क्या होता है, समान होते हैं और समान भार के भी होते हैं। और गहरे वर्ण में क्या होता है, अधिक वर्ण होता है या हल्के वर्ण होते हैं। और जैसे कि यदि मैं बात करूँ, गहरे वर्णों में अधिक तथा हल्के वर्णों में कम भारपन होता है, ठीक है। एक जो शब्द का इसमें अधिक उच्चारण होगा, जो गहरे वर्ण होते हैं उसमें क्या होगा, भार अधिक होगा और हल्के वर्णों में भार कम होगा। और इसी प्रकार यदि हम बात करें, गर्म वर्णों में क्या होता है, अधिक, और शीतल वर्णों में भार कम होता है। इस प्रकार से रंगों को विभाजित किया जाता है कि रंगों की जो डेंसिटी पावर होती है उसको मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों को इसमें आधार दिया जाता है। अब बात करते हैं गर्म रंग कौन सा है, ठीक है। अब गर्म रंग कौन सा है ये आपको बताना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो प्रकाश युक्त होता है, प्रकाश युक्त में जैसे हम कहें अक्षपटल को देखें, उसमें क्या होता है, उत्तेजना के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। या वर्ण की जो गर्म होते हैं उसमें जो शीतल माने जाते हैं, कुछ रंग गर्म होते हैं, कुछ रंग शीतल माने जाते हैं। और प्रकाश के रंगों में जो गर्म रंग का जो इस्तेमाल होना चाहिए, यदि मैं बात करूं, जो प्रकाश
जो प्रकाश रंग होते हैं उनकी जो संरचना होती है, गर्म रंग का उसमें क्या होता है इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये रंग होते हैं ये आँखों को चुभते हैं और इसमें चुभन पैदा होती है। जैसे हम लाल रंग की बात करें या पीले रंग की बात करें, ये नारंगी रंग की बात करें, ये गर्म रंग होते हैं। और नीला, हरा, भूरा, सफ़ेद ये ठंडे रंगों की श्रेणी में आते हैं, और नारंगी रंग पीले रंग से अधिक क्या होता है गर्म होता है, और लाल रंग से कम गर्म होता है। ठीक है, ये जो इनकी जो कलरों की जो डेंसिटी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा हीटफुल होती है, इसलिए इनको गर्म रंगों की श्रेणी में रखा जाता है। और यदि मैं बात करूं आपसे दोस्तों, जो पीले और लाल रंग के जो मध्य का जो रंग होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है लाल और पीले रंगों का दोनों का मिश्रण होता है, तो गर्म रंग उपयुक्त यदि मैं बात कहूँ उसमें नारंगी रंग भी गर्म रंग की श्रेणी में आता है। नारंगी, लाल, पीला जो मैंने अभी आपको इसके बारे में बताई, ये चीज़ें इसके अंतर्गत लाल रंग की डेंसिटी पावर जिनमें ज़्यादा होती है, जो आँखों को में जो चुभन पैदा करते हैं। ठीक है, सिंपल सा यदि मैं बात कहूँ आपसे, इनमें ये पैदा होते हैं। यदि मैं लाल रंग की बात कहूँ तो लाल रंग में जो सर्वाधिक उत्तेजना और आकर्षण इसके अंतर्गत पैदा होता है, क्योंकि यह सक्रियता क्या होता है, ये आक्रामकता का प्रतीक भी होता है, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हमारी आँखें क्या हो जाती है एकदम लाल हो जाती है। ये जो रंग होते हैं, ये लाल रंग वीरता का प्रतीक के तौर पे माना जाता है, और साहस के रूप में भी माना जाता है, और श्रृंगार के तौर पे भी माना जाता है। और जब हमें गुस्सा और तीव्र उत्तेजना होती हैं तो उनकी भावनाओं को भी इसके अंतर्गत क्या होता है अभिव्यक्त किया जा सकता है। हमें जब ऐसी स्थिति जब हमारे सम्मुख से आते हैं, हमें पता चल जाता है कि किसी बंदे में कैसी स्थिति पैदा हो रही है। और साथ ही यदि हम नीले रंग की बात करें, जो शांत मधुर होता है और क्या ईमानदारी का प्रतीक होता है, आशा का प्रतीक होता है, लगन का प्रतीक होता है। और जो हरा रंग होता है, हमेशा कभी भी क्वेश्चन आ जाए हरा रंग किसका प्रतीक होता है, कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप उसको विकास, प्रजनन का और समृद्धि का ये क्या करते हैं, इसको ये प्रतिनिधित्व मतलब इसको ये शो करता है, इसकी प्रतिनिधित्व क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, अब यदि हम अलग दृष्टिकोण से देखें, यदि हम अफ्रीका की बात करें तो लाल रंग वहाँ शोक के प्रतीक के तौर पर इसे माना जाता है, वहाँ पर ये दुख के तौर पे इसे देखा जाता है, क्योंकि जब लाल रंग होता है तो वो संवेदना और शोक के प्रतीक के तौर पे वहाँ अफ्रीका में इस चीज़ को माना जाता है। और यदि हम पश्चिमी संस्कृति की तरफ देखें तो लाल रंग को जो घातक होते हैं, पापों को, क्रोध इत्यादि का इसको प्रतीक के तौर पे माना जाता है। और पीले रंग में क्या, जो पीला रंग होता है उसमें प्रसन्नता दिखाई देती है और यश का प्रतीक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम श्वेत रंग की बात करते हैं, रंग की बात करते हैं। तो श्वेत रंग क्या होता है, प्रकाश का प्रयुक्त हल्का होता है, इसमें कोमलता होती है, यह स्वच्छ होता है, यह पवित्र होता है, गंगा की तरह पवित्र। और ये क्या होता है, सत्य का प्रतीक होता है, ना किसी के इधर रहता है ना इधर रहता है, बीच में अपनी जगह को बरकरार बनाए रहते हैं। और इसीलिए इस जो सफ़ेद रंग होता है ये हमेशा सत्य के प्रतीक के तौर पर अटल रहता है, इसलिए इसे सत्य के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न, लाल रंग किसका प्रतीक होता है। मैंने इससे पूर्व बता दिया है आपको लाल रंग किसका प्रतीक होता है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, लाल रंग हमेशा पराक्रम का क्या होता है, प्रतीक होता है। और शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं, जो शीतल प्रभाव उत्पन्न करते हैं उसके अंतर्गत यदि आप देखोगे तो शीतलता, हरा और नीला हमेशा क्या होता है, शीतलता को प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसी का जो क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया था वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ये देखिए, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है। ये हमेशा हरा रंग, कभी क्वेश्चन आ जाता है हरे में, इसमें टिक मार के आइएगा, क्योंकि ये जो रंग है ये हमारी प्रकृति को इंगित करता है, ये हमारी हरियाली को प्रदर्शित करता है, ये पृथ्वी की उस छटा को प्रस्तुत करता है जिसमें प्रजनन, जिसमें मनुष्य हंसता खेलता हुआ अपना जीवन यापन करता है, ये विकास का रंग के तौर पर माना जाता है। अब बात करते हैं सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्णिक कौन से होते हैं, उसकी तरफ हम थोड़ा सा अग्रसर होते हैं। जो 13वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, यदि मैं बात कहूँ जो सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले जो वर्णों में जो आते हैं, लाल, हरा
क्या होता है, ये सार्वधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्णों की प्रकृति के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, और इनको देखने में ऐसा प्रतीत होता है सुख का और खुशी का भाव क्या होता है इसमें महसूस होता है। और यदि हम रंग चक्र की बात करें तो ये एक दूसरे के हमेशा क्या होता है विपरीत दिशा में ये रहते हैं, और ये रंगों के एक पूरक के तौर पर हमेशा रंग के पूरक के तौर पर कहलाए जाते हैं, जैसे लाल और हरा के तौर पे से हम जानते हैं। अब बात करते हैं वर्ण क्या होता है। आप सभी को ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये बात कहूँ TT 2011 में ये प्रश्न पता है उत्तराखंड के अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बात करें जो उत्तराखंड में जो प्रवक्ता संवर्ग के जो ड्राइंग का जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत भी ये पूछा गया था। वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, वस्तु का जो बोध होता है, जो रंग का बोध होता है वस्तु के अंतर्गत, जिसमें प्रकाश की किरणों द्वारा हमें प्राप्त होता है, और प्रकाश की किरणों से ही क्या होता है इसका प्रतिबिंब होकर हमारी क्या होते हैं जो आँख की रेटिना होता है, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं, तक ये क्या होता है पहुँचता है। और जो रंग होते हैं जिसमें प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश की जो संपत्ति विराजमान होती है, ऊर्जा का जो विकिरण होता है वो हमारे नेत्रों को क्या करता है अनुभव प्रदान करता है, और उससे ही हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं या रंग कहा जाता है। एक तरफ से ये हम वर्ण को रंग भी कहें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, कभी आ जाता है कि रंग को क्या कहा जाता है, आप वर्ण कह सकते हैं। ठीक है, उसे हम कहेंगे वर्ण या रंग की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 15 नंबर का जो प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लीजिए क्योंकि मैं आसान प्रश्नावली आपके सम्मुख से लेते हुए उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है, रंगों में जो रंगों की या तो डेंसिटी पावर खत्म हो जाती है, या उनमें विरोधाभास पैदा हो जाता है, या उनमें चमक खत्म हो जाती है। क्या चीज़ें इसमें ख़त्म हो जाती हैं, हम इस पर गौर करते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें जो वर्ण के 3 गुण होते हैं, ये आप सभी मानते होंगे, इस चीज़ को आपको पता होगा कि वर्ण के 3 गुण होते हैं, जिसके अंतर्गत आप रंगत को देखते हैं, मान को देखते हैं, सघनता। ये क्या होता है रंग के मान के रूप में माने जाते हैं। अब मान की बात करें, जो मान रंगत में क्या होता है हल्केपन और गहरे रंग का हमेशा क्या होता है द्योतक माने जाते हैं। ठीक है, अब जब हम बात करें द्योतक गहरेपन और हल्केपन की, तो उसके साथ जो श्वेत होते हैं, जो श्वेत होते हैं, या हम कहें काले रंग की ओर का क्या होता है इसमें परिवर्तन करके उनके मान में क्या होता है मान को ये कम कर देते हैं। जैसे कि सफ़ेद मिला दिए हम, या कि उसमें हल्के काला रंग मिला दिया जाए, तो इससे क्या होता है रंग की जो डेंसिटी पावर होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो रंगों को अधिक मिलाएं, यदि हम रंगों को अधिक मिलाएं तो उसमें क्या होता है गहरापन उसका बढ़ जाता है। आप 2-4 रंगों को एक साथ मिला लीजिए तो उसमें देखिएगा और गहरा होता जाएगा और डार्कनेस उसमें आ जाएगी। ठीक है, और उसमें जो मेन पॉइंट होगा जो जिसका प्रभाव आपको धीरे धीरे ख़त्म होते हुए दिखाई देगा, एक अंततः ऐसा समय आ जाएगा उस समय वो पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। जो रंग के जो गहरेपन को तो एक तो बढ़ा देता है, ठीक है, और जो रंग के हल्कापन जो होता है उसके मान को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। जब हम अधिक से अधिक उसको मिलाते हैं तो हमेशा कभी भी आता है ये क्वेश्चन, रंगों को अधिक मिलाने से क्या ख़त्म हो जाता है उनमें हमेशा मान उसका हमेशा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब क्या बोलते हैं जब गहरापन उसका बढ़ेगा तो स्वतः ही उसका मान हमेशा घटता हुआ क्रम में चले जाएगा। अब बात करते हैं 16 नंबर का जो प्रश्न है, रंग के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से बन चुका हुआ, यदि आपको पढ़ा हो या आपने गौर से सुना हो तो इसको आप बना लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसी प्रश्न की, तो आप मेरे साथ इसे बनाते हुए चले। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब रंग के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें रंग के जो हल्केपन और गहरेपन को हमेशा क्या कहा जाता है मान कहा जाता है। इससे पूर्व मैंने आपको बता दिया था, जिसमें हम क्या देखते हैं श्वेत और काले रंग को की जो और से इसमें क्या होता है रंग को इसमें परिवर्तन करके इसके मान को कम हो जाता है। जैसे हमने कहा कि जैसे अलग अलग रंगों को मिलाने से उसकी क्या होता है एक पहले तो मान हमेशा क्या होता है हल्केपन के जो गहरापन उसमें बढ़ता रहेगा और
हल्का जो उसका मान होगा हमेशा घटता जाएगा, और जो श्वेत का जो मान होता है वो सबसे अधिक होता है और काले का सबसे कम होता है। ठीक है, अब जो प्रश्न पूछा था इसमें रंग के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहा जाता है, हमेशा मान कहा जाता है। मैंने इससे पूर्व के 15 नंबर का जो प्रश्न है उसमें भी इसको उल्लेख कर दिया था, अब 16 नंबर में भी आपको बता दिया। अब हम 17 नंबर के यदि प्रश्न की बात करें, रंग को किस तकनीकी भाषा में कहा जाता है। ठीक है, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यदि हम बात करें रंग की प्रकृति की बात करें तो रंग को तकनीकी भाषा में हम हू कहते हैं। ठीक है, हू। ठीक है, हू तकनीक से क्या होता है, नीले पीले लाल रंग की विशेषताओं को जाना जाता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। और जो चित्र है, चित्र में एक ही रंग की शुद्धता, जैसे हल्का या हो वो गहरा हो, या मैं कहूँगा हल्केपन के या गहरेपन का द्योतक होता है, को ज्ञात करने को कोमा। देखिए, जब हम हल्का और गहरे रंग की बात करें, उसको यदि हम जानने की कोशिश करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कोमा कहा जाता है। जबकि बिग्योर जो होता है, सूर्य के जो सूर्य के प्रकाश का जो वर्ण का जो विक्षेपण होता है, उन रंगों के जो नीचे का जो सबसे क्रम होता है, नीचे से ऊपर को बढ़ता हुआ जो क्रम होता है, जैसे कि आप यदि मैं बात करूं, जैसे बैगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल होता है, जिसको हम इंग्लिश में यदि हम बात करें VIBGYOR, ये इसमें हम इसको विभाजित कर देते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात कहूँ रंग को जो तकनीकी भाषा में जो कहा जाता है वो हू कहा जाता है। ठीक है, अब 18वें नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख से, इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताइए। जो मैंने इससे पूर्व 17वें नंबर में बताया, सेम वही कलर उसमें पाया जाता है, VIGYOR इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें ये होता क्या है, आपको कहोगे VIBGYOR होता क्या है। ये जो होता है आसमानी, V फॉर आसमानी, I से नीला, V से बैगनी, हरा, पीला, लाल, नारंगी, इससे हम इसको जानते हैं। ठीक है, इस क्रम में देख लीजिए, आप लिख लीजिए आसमानी, नारंगी, बैगनी, हरा, पीला, लाल, नारंगी। ठीक है, इसको सजा लीजिए इस क्रम में VIBGYOR के क्रम में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अगला प्रश्न है, नीले रंग के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। ये क्या होते हैं, यदि आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी ही इसका उत्तर दें। जो नीले रंग का जो विरोधी होता है वो हमेशा उसका जो पूरक होता है रंग, उसके जो पूरक रंग होता है वो नारंगी होता है। जो ओसवाल्ड के जो वृत्त आपने देखा होगा, जो उसके आमने सामने के जो रंग होते हैं वो हमेशा उसके विरोधी रंग कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो नीले का जो विरोधी होता है, जो पूरक होता है रंग हो, नारंगी होता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो प्राथमिक होते हैं, जो द्वितीय रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं। सुन लीजिए फिर से, प्राथमिक और द्वितीय रंगों के मिश्रण से जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम विरोधी रंग कहते हैं। अब उनके विरोध से जो रंग उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या है, विरोधी रंग, उसका विरोधी होगा। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, जो नारंगी का जो विरोधी रंग होता है आसमानी, ठीक है, नारंगी का विरोधी रंग आसमानी, बैगनी का जो विरोधी रंग होगा वो पीला होगा, लाल का विरोधी रंग हमेशा हरा होता है, इतना आपको पता होगा। अब बैगनी का विरोधी रंग क्या होता है, देखिए फिर मैंने क्वेश्चन बताया आपको बरकराने के लिए, हमेशा पीला होता है। ठीक है, अब प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग क्या होते हैं ये बताना है आपको। बहुत से बच्चों को प्राथमिक रंग नहीं आता है, मैंने कई दफ़े क्लासेस में भी ये बच्चों से पूछा है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, बच्चे नहीं बता पाते हैं। अगर मैं 100% इस वीडियो के माध्यम से कह सकता हूँ कि इसमें से भी बहुत से लोगों को प्राथमिक रंगों के बारे में पता नहीं होगा कि प्राथमिक रंग कौन कौन से कहलाए जाते हैं, वो थोड़ा सा एक रंग को आगे पीछे कर देंगे। देखिए ऐसे रंग, देखिए मैं बता रहा हूँ प्राथमिक रंग क्या होते हैं। ऐसे रंग जो रंग के जो मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं, जो रंग के मिश्रण से कभी नहीं बनाए जाते हैं, या फिर बात करें जैसे हम कहते हैं ना कि जो प्राथमिक और द्वितीय रंग से मिला के जो तृतीय रंग प्राप्त होता है, प्राथमिक रंग से द्वितीय रंग मिलकर जो प्राप्त होता है, ऐसे जो प्राथमिक रंग होते हैं उनको नहीं बनाया जाता है।
ये जो प्राथमिक, यदि हम प्राथमिक रंग की बात करें या मूल रंग भी कहा जाता है इसको, प्राथमिक रंग जो मूल रंगों के मिश्रण से या अन्य रंग जो बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग के जो 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आप देखोगे हरा, लाल, पीला, क्या होते हैं ये प्राथमिक रंग के प्रकार होते हैं 3, जिसमें प्रकाश के रंगों में या चित्रकला में या चित्रकार के जो रंगों की जो प्रकृति होता है उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत सा क्या होता है, इसमें भेद होता है। अब हम बात करेंगे तो प्रकाश के जो संदर्भ में यदि हम बात करें तो इसके क्या होते हैं, प्राथमिक जो रंग होते हैं वो हमेशा 3 माने जाते हैं, लाल, नीला, हरा। ये हमेशा क्या होता है, प्राथमिक रंगों की श्रेणी में इसे रखा जाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो प्राथमिक रंग होते हैं वो हमेशा लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक रंग होते हैं। यदि मैंने आपसे कहा ना कि यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को यदि ज़ोर से दबाओगे तो ये रंग पहले उभर के सम्मुख आएंगे। इन रंगों से क्या होता है, अन्य रंग बनते हैं। और इसके विपरीत यदि हम कहें चित्रकार के लिए लाल और पीला, चित्रकार के लिए बात कर रहा हूँ, लाल, पीला और नारंगी, जिसे हम नीला कहते हैं, ये प्राथमिक रंग माने जाते हैं चित्रकार के दृष्टिकोण से। देखिए, यदि हम प्राथमिक जो प्रकाश के संदर्भ में यदि हम बात, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश के संदर्भ में प्राथमिक रंग 3 प्राथमिक रंग कौन से हैं, लाल, नीला, हरा। ये क्या है, प्रकाश के दृष्टिकोण से देखें। यदि हम चित्रकार के दृष्टिकोण से देखें तो लाल, पीला और नीला इसका क्या होता है, प्राथमिक रंगों में इसे माना जाता है। इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। अब यदि हम बात करें जैसे हरा या बैगनी या नारंगी, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर के रूप में हम इनको जानते हैं, क्योंकि ये जो रंग होते हैं ये प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं। सेकेंडरी कलर ये प्राप्त होते हैं हमें। अब बात करते हैं जो जैसे कि कैसे प्राप्त होते हैं द्वितीय रंग। जैसे पीला और नीला मिलाओगे तो हरा रंग प्राप्त होगा आपको। जैसे नीला और लाल मिलाओगे तो बैगनी रंग प्राप्त होगा। लाल और पीला मिलाओगे तो नारंगी रंग प्राप्त होगा। ये जो रंग होते हैं, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि द्वितीय रंग कौन कौन से होते हैं, हरा, बैगनी, नारंगी, ये क्या होता है, द्वितीय रंग की श्रेणी में इनको रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 22वें नंबर का प्रश्न। प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं ये आपको बताना है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत से सिंपल से है, मगर कई बच्चे इसको नहीं बना पाते हैं, इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। ये टीजीटी 2013 के अंतर्गत ये पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो प्रकाश के जो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं आपके लाल, नीला, हरा, इसके क्या होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें जो हड़प्पा सभ्यता के जो अधिकांश जो पात्र, जो बर्तन जो मिले हुए हैं हमें, जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो मिले हैं, उनमें लाल रंग का जो परत चढ़ाई हुई हमें मिले हैं या काले रंग से उसमें चित्रकारी की गई है। और यदि बात करें इन जो पात्रों में, इनके जो किनारों पर सितारे भी हैं और बिंदु बिंदु करके बिंदु से पृष्ठभूमि भी तैयार की गई हैं। और जैसे बकरे या मयूर या मछली को इसमें क्या गया, चित्रांकित किया गया है। और कहीं कहीं पर हमें ये देखने को मिलेगा, यदि आपने सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्शन पढ़ा होगा तो उसमें जब ये फोटो देखे होंगे तो उसमें कहीं कहीं पर हमें क्या देखा, बारहसिंगा के भी चित्र देखने को म्यूरल के पेट भी दिखाई देगा और एक वृत्त का भी आकार दिखाई देगा और जिसमें मानव आकृतियाँ भी आपको बनी दिखाएंगी। और जो अलग अलग जो पात्र हैं उनमें मनुष्य का भी अंकन आपको दिखाई देगा, मनुष्य का भी चित्रांकन उसमें देखेगा, जिससे कि जिसे बाल उड़ते हुए दिखाई देगा या उजड़े हुए बाल को दिखाई देंगे। और जैसे कि गाय को पकड़ कर रखा गया है, ऐसी चीज़ें दिखाया गया है। गाय के पीछे कुत्ता का चित्रांकन इसमें किया गया। ये सारे जो चित्रांकन हुए हैं ये हड़प्पा के जो बहुरंग होते हैं, जो पात्र की जो खुदाई करके जो हमें जो मिले हैं, उनमें हमने हमेशा ये देखा है कि उसमें जो रंगों का जो प्रयोग हुआ है, हड़प्पा के जो बर्तनों में जो सामान्य रंगों का जो प्रयोग हुआ था उसमें काले रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अधिकांश जो रंग है उसमें जो क्या था, लाल रंग का परत चढ़ाकर उसमें काले रंग का क्या किया गया, चित्रकारी की गई। पहले तो लाल रंग का जो परत चढ़ाई उसमें फिर काले रंग से उसमें चित्रांकन। जो आपने देखा होगा उसमें बहुत से जैसे हमें केप मिली हैं, गुफाएं मिली, उनमें भी क्या हुआ है,
काले रंग से हमें क्या मिले, चित्रकारी मिली है, और लाल रंग से भी मिली है, ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं ओसवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगतें, कितने प्रकार के रंगतें पाए जाते हैं इसमें, ये देखते हैं। अब पहले क्वेश्चन ये आपके सम्मुख से आएगा कि ओसवाल्ड के वृत्त में कितने रंग होते हैं। हमेशा उसमें 24 रंग होते हैं। ओसवाल्ड के जो वृत्त के जो रंग हो 24 रंगत उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। उनमें जो होते हैं उनमें 3 रंगों को 8 समूह में क्या होता है, उसको बांटा जाता है, तभी जाके उसका ओसवाल्ड का वृत्त बनता है। जैसे कि एक समूह की यदि मैं बात करूँ, एक समूह में 8 रंग इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी, ये रंगों को क्या होता है, विभाजित किया। देखो 8 के मार 8 9 16 8 3 24, ये 3 मैंने आपको बना 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया जाता है, जो 8 की श्रेणियों में भी है। मैंने पहले भाग का आपको उदाहरण दे दिया। जैसे हम 8 रंगों की जो प्रवृत्ति के बारे में हमें बात करें, जिसके अंतर्गत पहली जो चक्र होता है, जो चक्र के समूह में उसको रखा जाता है, उसके एक समूह की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। पीला, नोट कर लीजिए, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, गहरा हरा और धानी रंग का इसमें क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। एक समूह में 8 रंग होते हैं। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है। जो भारतीय झंडा है, जो हमारा देश का जो प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारा फ्लैग, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो जो झंडे का जो प्रयुक्त रंग कौन सा है, यदि मैं उस झंडे के रंग के बारे में बात, वो नेवी ब्लू रंग का वो झंडा है, ठीक है, उसमें चक्र। अब भारतीय झंडे में जो चक्र है उसमें नेवी ब्लू, जिसे क्या है, उसमें केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 क्या होते हैं, पट्टियाँ होती हैं, और इनसे हमारे जो तिरंगे को क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक के तौर पे इसे अपनाया गया है, माना गया है। जो केसरिया रंग होता है वो सबसे ऊपर होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जो भारत का झंडा होता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, भारत के झंडे के रंगों का क्रम बताइए। जो सबसे ऊपर होता है दोस्तों, उसमें केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है, हरा रंग सबसे नीचा होता है, और मध्य का जो सफ़ेद पट्टी, मध्य की सफ़ेद पट्टी होती है, और गहरे रंग का जो नीले, जिसे हम नेवी ब्लू कहते हैं, उसका चक्र होता है, जिसमें 24 तिल्लियाँ उसमें समावेशित होती हैं, 24 तिल्लियाँ उसमें अंकित होती हैं। यदि हम चक्र की बात करें तो चक्र में जो चक्र हम कहाँ से लिया, ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ पर जो अंकित धर्म चक्र था, उसके समरूप उसे लिया गया है, जिसमें क्या होता है, जो गहरे नीले रंग का बनाया, जो गहरे नीले रंग से उसको बनाया गया, वहीं से इसको कॉन्सेप्ट आया, वहाँ से ले। और केसरिया रंग साहर, बस, देखिए साहस का है प्रतीक है, बल का प्रतीक है, त्याग का, स्वभाव और का द्योतक होता है। और सब जो श्वेत रंग होता है, मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट रंग होता है, जिसमें सत्य, शांति, जो ये चीज़ें इसके अंतर्गत हमें देखने। और हरा रंग मैंने इससे पूरा आपको बताया था, हमेशा शौर्य का प्रतीक होता है, विश्वास का प्रतीक होता है, धार की जो हरियाली होती है उसका प्रतीक होता है, और राष्ट्रीय खुशहाली का प्रतीक होता है। ये इसलिए प्रतीत होता है। और जो मध्य का जो चक्र होता है वो निरंतर क्या होता है, गतिशील होता है। जिस प्रकार से घड़ी की कांटे की जो सुई निरंतर चलती रहती, वो इस चीज़ का प्रतीक है। और यदि मैं बात करूं, सत्य का प्रतीक है, हमेशा बहने वाली जो निरंतर कल करती हुई जो धारा है, उसके समान उसे नाम रखा गया है। और सत्य की इसमें क्या होती है, हमेशा विवेचना इसके अंतर्गत की, सत्य बोलने को हमेशा प्रेरित किया जाता है। अब बात करते हैं, ये अजंता है, ठीक है, इसमें टॉ शब्द को मत गिरे। अजंता में कितने प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। यदि आपने 11th-12th की बुक पढ़ी हो सैद्धांतिक की, तो उसमें ये अजंता का विस्तार पूरा चर्चा किया हुआ है, जिसमें अजंता के बारे में बताया गया है, अजंता में कितने प्रकार की रेखाएं, शैलियों का प्रयोग किया गया है, सभी कुछ इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया। और ये जो टीजीटी का जो पेपर हुआ था 2010 में, उसके अंतर्गत ये पूछा गया था, यूपी और डीएसएसबी का और केंद्रीय विद्यालय में ये पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, जो अजंता में जो रेखाएं हमें जो प्राप्त हुई, जो शैली की जो रेखाओं का जो प्रयोग होता है अजंता, उसमें 20 प्रकार की रेखाओं का उसमें अंतर्गत प्रयोग होता है। आप क्या क्या हैं उसमें हम थोड़ा सा विस्तार पूरा चर्चा करते हैं। आप मेरे साथ इसमें नोट्स बनाते चलिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। यदि हम रेखाओं की बात करें, जिसमें भाव, प्रदर्शन,
अजंता की चित्र शैली की क्या है, विशेषता होती है, जिसमें अजंता की जो चित्रकला अपनी शैली को क्या होता है बयां करती है, और चित्रकला की जो अन्य शैलियाँ हैं ये इन शैलियों से क्या है भिन्न है। जो अजंता के चित्रों की यदि बात करूँ, इनके जो चित्रांकन किया गया है, ये सभी केफों में जो पाएगी जो चित्र हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ माने प्रधान रूप में इसको माना जाता है। और जिसमें यदि हम बात करें इनकी जो चित्रों की जो रूपरेखा है, भाव भिन्नता है, प्राण इत्यादि है, सहनशीलता का जो प्रतीक है, अजंता में करीब 20 प्रकार की क्या है रेखाओं का इस अजंता के अंतर्गत प्रयोग किया है। इसमें 20 शैलियों का प्रयोग किया गया, या इस प्रकार से कह सकते हैं जो अजंता शैली में नारी को क्या किया ऊंचा स्थान दिया गया है, जिसमें मानव रूप को ना होकर सिद्धांतिक रूप को उसमें क्या किया गया है वर्णित किया गया, चित्रांकित किया गया है। और अजंता के जो चित्र हैं वो जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों को क्या कहता है सुंदरता से वर्णित करता है। देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित, वो बौद्ध धर्म से 2 प्रकार की गुफाएं प्राप्त हुई है, और एक तो है चैत्य, एक बिहार है, ठीक है। इसमें कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं, कितने बनी हुए हैं, ये चीज़ें हैं। देखिए टोटल गुफाएं जो हैं 29 मिली हैं, मगर यदि हम बात करें तो इसको 30 गुफाओं में इसको कहा है, क्योंकि 29A नंबर की एक गुफा और प्राप्त हुई थी, ठीक है। और अजंता का जो विकास हुआ था, जो शैली का जो विकास हुआ था, वो कुषाण या कहें गुप्त या वाकाटक या चाल शासकों के समय, यदि हम बात करें कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता की गुफाओं को बनाने में कौन से शासक का महत्वपूर्ण योगदान है, किसके शासक के समय में ये बना, ये वाकाटक राजाओं के समय में ये फल फूली ये बनी थी, जिसमें क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म के संबंधित चीज़ों को दर्शाया गया है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं के बारे में बताया गया है, बुद्ध के अलग अलग आसनों को इसमें दर्शाया गया है। पद्मनासन का चित्र यहाँ पर है, राजकुमारी का चित्रांकन है, और यहाँ पर क्या मार विजय का चित्रांकन है, ठीक है। और कैलाश पर्वत का चित्रांकन इस शैली में है, इत्यादि बहुत सी चीज़ें अजंता में प्रयुक्त हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं। अब हम बात करें अधिकांश जो प्रागैतिहासिक चित्रों के रंगों के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो रंगों का जो प्रयोग हुआ है वो हमेशा गेरुए रंग का हमेशा प्रयोग हुआ। आपने जितने भी प्राचीन केप देखी होंगी, गुफाएं देखी होंगी, उसमें हमेशा प्रागैतिहासिक चीज़ों के अंतर्गत गेरुए रंग का प्रयोग हमेशा हुआ है, क्योंकि प्रागैतिहासिक स्थल जितने भी अनेक स्थल होते हैं, जैसे हम गुफाएं कहें, शैल्य कहें, या उनकी जो कलाकृतियाँ होती हैं उनमें गेरुए रंग से उनका उत्कीर्ण किया जाता है। और जो अधिकांश जो प्रागैतिहासिक जो चित्र जो प्राप्त होते हैं वो गेरुए रंग से ही प्राप्त हुए हैं। और बात करें प्रागैतिहासिक जो मृंग भांग जो सांस्कृतिक गेरुए रंग के ही प्रतीक के तौर पर माने जाते हैं। और यदि हम बात करें इनके जो बर्तन थे, बर्तनों में भी ये गेरुए रंग का ही प्रयोग किया जाता था, और ये भारतीय अलंकरण की जो प्राचीन शैली है, विशेषता है, उसी से ही ये आधारित है। और इन रंगों में क्या होता है खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगों में क्या होता है गेरुए, रामरज, हजौरी व आदि चर्बी इसमें क्या होता है घोलकर रंग में भरा जाता था। और इन चित्रों में क्या होता था हमेशा गति, आवेश और उन्मुखता इत्यादि चीज़ें इसमें क्या होती थी दिखाई जाती थी या दर्शाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला प्रश्न है 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 29वां प्रश्न है भाव कला को क्या देता है। अब भाव कला को क्या देता है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये आपको समझना होगा कि भाव कला को क्या देता है, कुछ ना कुछ तो देता होगा। ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए, यदि नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक किसी ने इसका आंसर नहीं दिया, चलिए मैं बताता हूँ आपको। जो भाव होता है वो हमेशा क्या करता है अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते है, अभिव्यक्ति को दर्शाता है। जैसे कि कला में मनुष्य की जो रचना है, जो उसके जीवन के जो आनंद की जो प्राप्ति करता है, या अपने मनोयोग भावों या कहें सौंदर्य के जो के साथ जो दृश्य स्वरूप को व्यक्त करना ही क्या होता है भाव होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार
की संवेदना या किसी प्रकार का भाव व्यक्त कर रहा है, तो ये सोच लीजिए कि ये इसी को ही क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। भाव अभिव्यक्ति कौन करेगा? व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाएगा, जो क्या होता है शीघ्रता से मन को छू सके, और भाव को क्या होता है कला में अभिव्यक्ति करना है और उसको प्रदान करना। ठीक है, इन चीज़ों को क्या होता है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत दिखाई जाती हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो पेंटिंग में किन रंगों के विभिन्न टोन प्राप्त हुए हैं, यदि हम बात करें जो मोनालिसा के जो चित्र है उनमें जो रंगों के जो घटक हैं उनका जो यदि हम विस्तार पूर्वक उसके रंगों के घटकों का अध्ययन करें तो उससे हमें पता चलता है कि जो प्रकाश है, जो उसकी में हाईलाइट है, उसमें क्या छाया की ओर उसका स्थानांतरण किया गया है। जो सफ़ेद और काले रंगों का जो टोन दिया गया है वो सामंजस्य का क्या करता है, भाव उत्पन्न करता है। और मोनालिसा की जो तस्वीर है फ्लोरेंस के एक जो व्यापारी थे फ्रांसो देल जोहाद की जो पत्नी थी लीसा गैरोदानी को ये देखकर ये आंकी गई है कि मोनालिसा का जो प्रसिद्ध चित्र है वो 3 आयामी तौर पे देखी जाती है इसको। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाई जाती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई दफ़े ये 2011 के जो LT का जो पेपर हुआ था उत्तराखंड के अंतर्गत, उसमें भी ये पूछा गया है। तो 2 बिंदु के जो बीच की दूरी होती है वो रेखा कहलाई जाती है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो लंबवत रेखा खींची जाती है वो क्या होती है, रेखा कही जाती है। या हम इसको कहें 2 बिंदुओं की जो मध्य दूरी को रेखा कहते हैं। और 2 बिंदुओं की जो सीमाओं के बीच की दूरी भी क्या होती है, रेखा होती है, जो क्या होती है, बहुत सूक्ष्म होती है। और इसमें क्या होता है, गति का जो दिशा निर्देश ये करती है। ठीक है, अब ये वाला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये अखबार में इसकी चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जो एक सामान्य अखबार की जो एक कॉलम की जो चौड़ाई होती है वो लगभग क्या होता है, 4 सेंटीमीटर की होती है। कभी भी कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए आप, उसमें फीटा से या स्केल से उसे नाप के देखिएगा तो 4 सेंटीमीटर ही होती है। और दोनों तरफ का जो अंतराल को जोड़ दिया जाए तो उसकी जो चौड़ाई निकल के आपके सम्मुख से निकलेगी वो 4.5 सेंटीमीटर की ओर निकलेगी। और ये क्या होता है, ये भारत के जो प्रमुख समाचार पत्र होते हैं, जो वर्ष क्या है, यदि मैं बात करूँ 1780 में जो कलकत्ता से जो पेपर जो प्रकाशन हुआ है तब से ये चीज़ें बरकरार है। और जो प्रकाशन के क्षेत्र में जो इसकी माप जो मापी जाती है क्षैतिज की इकाई की, ये पीका इसको कहा जाता है। कॉलम की जो चौड़ाई और लंबाई और इसकी ऊंचाई वो होती है, वो सामान्यतः पीका के व्यक्तित्व के तौर पर उसे नापा जाता है। और 1 इंच के जो 1 इंच होता है उसमें लगभग 6 प्राइस होते हैं उसमें। ठीक है, पीस होते हैं, पीकाज कहते हैं उसको। अब अगला प्रश्न, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? आदि मानव चित्र बनाने के लिए ये जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर उनका प्रयोग करते थे। जो आदि मानव गुफा के अंदर जो रंगों से जो सनी हुई जो तुलिकाएँ जो हमें देखने को मिलती है, या जो नुकीले कठोर क्या होते हैं, कठोर पत्थरों से चित्र उकेरे जाते हैं, तो उन रंगों में क्या होता है, जानवरों की चर्बी द्वारा बनाए जाते हैं। और प्रकाश में वो चर्बी को क्या होता है, जलाया जाता है। और उसके अलावा जो आदि मानव द्वारा जो चित्रांकन किया जाता है, और कई तरह के जो रंगों का उसमें प्रयोग करते हैं। जो अधिकतर जो रंग उसमें जो प्रयोग देखने को आपको मिलेगा जो गुफाओं में, तो वो गेरुए रंग से बनी हैं। और यदि हम कहें जो इनके अलग अलग रंगों की रंगतें इसमें देखने को मिलती है, जिसमें खटिया की बात करें, खटिया की मिट्टी, खड़िया की मिट्टी में बात करें, या कई तरह के जो खनिज पदार्थों की रंगों की बात करें, या ये मिट्टी के रंगत की बात करें, तो उनके उपयोग से चित्र बनाया करते थे। और जो सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करती है, आग जलाने के बाद जो सीखा इन्होंने, उसके बाद वो क्या करते थे, हड्डी को जलाकर जो हड्डी जलने के पश्चात जो काला रंग जो बनता था उसको क्या करते थे, लकड़ी के कोयले का उसको में प्रयोग करते थे। कभी कभी क्या करते थे, उसके अंदर वो चर्बी भर के उनको जो गुफाओं की जो दीवार होती थी उन पे उसको चित्रांकन किया करते थे उससे। ठीक है, अब बात करते हैं नीला रंग आयातित है। क्या है ये नीला रंग आयातित? ये नीले रंग की एक बात करें, ये अफगानिस्तान से है। नीला रंग आयातित है, तो ये क्या है,
अफगानिस्तान से इसका संबंध है। यदि मैं बात करूँ जो नीला रंग फारस की बात, या नीला रंग जो फारस या अफगानिस्तान के जो बदशाह जो पहाड़ी नामक जो पहाड़ी है उनके खदानों से ये निकाला जाता था। और अकाशद नदी के किनारे क्या था, ये 6ठी शताब्दी में जो अजंता की जो दूसरी गुफाओं में इसके चित्रों में इसका प्रयोग किया गया था। जो नीला रंग की जो आयाती रंग है, ठीक है। और कभी क्वेश्चन आते थे नीला रंग के आयाती रंगों का प्रयोग कैसे, कब, कहाँ हुआ, ये क्या हुआ, इनका रंग अजंता की दूसरी गुफाओं में प्रयोग किया जाता था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, वह है चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं। चित्र में देखिए पूछ क्या रहा है, ये पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिएगा। कभी भी क्वेश्चन जब आता है तो उसको पहले क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना चाहिए कि चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं। देखिए यदि मैं बात करूं, जो कर्णवत रेखाएं होती हैं वो तेज गति या क्रियाशीलता या स्पंदन को, या बात करें को क्या होती हैं, ये व्यक्त करती हैं। ये गति की व्याकुलता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जिसमें कोणीय रेखाएं होती हैं जो संदेश होते हैं, जो घातक रेखाएं होते हैं, जो संघर्ष रेखाएं या असुरक्षित रेखाएं होती हैं, या व्याकुल रेखाएं को ये क्या करते हैं, आदि को व्यक्त करती हैं। और क्षैतिज रेखाएं क्या निष्क्रिय होती है, शांत इत्यादि को व्यक्त करने में इनकी क्या होती है, अहम भूमिका होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न का, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और कमेंट सेक्शन में अपना परिचय तो अवश्य दें, ठीक है। आलेखन कला का बहुलकता से प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों यदि हम आलेखन की यदि बात करें तो ये गुप्त शैली के अंतर्गत इसका प्रयोग किया गया है, जिसमें गुप्त कला की जो दृष्टिकोण से यदि हम देखें, भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, तो गुप्त शैली में ऐसे आलेखन जिसमें कला का बहुलकता से प्रयोग किया गया है। और इस शैली के अंतर्गत यदि हम बात करें तो जिसमें अजंता बाघ की चित्रकारी का इसमें क्या होता है, अत्यधिक चित्रकारी का प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है। आलेखन जो सर्वाधिक हुआ है जो बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाओं में क्या हुआ है, जो यदि हम आप अजंता को यदि अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपने, तो आलेखन जो सर्वाधिक बने हैं वो अजंता और बाघ की गुफाओं में सर्वाधिक रूप से बने हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और अगली वीडियो आपके सम्मुख से जल्दी ना होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।